नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एनडीए गठबंधन में एक तरफ बयानबाजी का दौर थमा भी नहीं था कि उससे पहले ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से, ये यूं कहें कि इंडिया अलायंस की तरफ से उद्धव ठाकरे का एक बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। वही अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मराठाओं को उस लड़ाई में हार का सामना भी करना पड़ा था। वो लड़ाई पानीपत के मैदान में हुई थी और जिस तरीके से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच की लड़ाई देखी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की नींव हिला देने वाली लड़ाई थी, क्योंकि शिवाजी छत्रपति महाराज उस लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत के साथ उभर करके सामने आए। लेकिन अब ये लड़ाई जो है ये संवैधानिक है, अब जो लड़ाई है ये राजनीतिक है, अब जो लड़ाई है ये विचारधारा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ही सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की उस चिंगारी को राजनीति में यहाँ पर लगाने का काम किया, जिसके दम पर हिंदुत्व की राजनीति को प्रमुखता के साथ देश की यहाँ पर जनता ने स्वीकार किया और लगातार लंबे वक्त तक बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र और देश भर में, और इसके साथ साथ जनसंघ उस वक्त जो आज बीजेपी है, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ा और राजनीतिक रूप देना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या विचारधारा दोनों समानांतर पार्टियों की एक दूसरे से विपरीत हो गई। हमने देखा कि 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में और तमाम देश के राज्यों में जो है चुनाव लड़ती थी। लेकिन खटपट जो होती है, जो सियासी लड़ाई जो होती है, वो होती है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं आंतरिक एक जो है सहमति थी कि जिसमें 5 साल बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी और 5 साल शिवसेना अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। 2014 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब शिवसेना और बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में आई तो उस दौरान देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2019 का वक्त आता है, देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर पद के लिए यहाँ पर जो है प्रमोट करती है और वह फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। करीब 1.5 साल तक ये सरकार चली। 1.5 साल तक सरकार चलने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना में ही दो फाड़ होती हुई नजर आई। एक तरफ एकनाथ शिंदे 22 से 24 विधायकों को लेकर के यहाँ बीजेपी के खेमे का रुख कर जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कमबैक करती हुई नजर आती है। शिवसेना दो फाड़ हो जाती। इस पूरी कहीं ना कहीं सियासी जो गतिविधियां हैं और जिनको अमली जामा पहनाया गया, उद्धव ठाकरे उसका ठीकरा यहाँ पर कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश भर में तमाम छोटे राजनीतिक दलों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अब आगामी वक्त की लड़ाई कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय में सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत ना होने के चलते यहाँ पर सहयोगी दलों का समर्थन है और ऐसे में अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक चुनौती निश्चित तौर पर बनी हुई है कि किस तरीके से राजनीति को बराबर तरीके से साधा जाए। बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मजबूत राजनीतिक दल होते हुए भी यहाँ पर शिवसेना और उसके साथ साथ एनसीपी की यहाँ अजित पवार गुट को उतनी सीटें दे पाएगी जितनी सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ने वाली। विधानसभा चुनाव ठीक 3 महीने के बाद यहाँ पर होने वाले हैं और ऐसे में अजित पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होने के बाद साफ तौर पर यह संकेत दे दिए जाते हैं कि तीनों राजनीतिक दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का साफ सीधा मतलब ये है कि महाराष्ट्र में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तमाम तरीके के जो सियासी समीकरण बनाती हुई नजर आ रही है, उसमें सहयोगी दलों को बराबरी का, समानता का यहाँ पर हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दूसरी तरफ से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से जो प्रदर्शन किया जाता है, जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान किया जाता है, वो प्रदर्शन अप्रत्याशित रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभर कर सामने आती है। बड़े राजनीतिक दल के रूप में महाराष्ट्र की राजनीति को साधने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों को नेस्तनाबूद करने के लिए 29 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है लोकसभा का, मात्र 9 सीटें जीत पाती है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाती है। उद्धव ठाकरे, जो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि निर्वाचन आयोग से झटका लगने के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से झटका लगने के बाद यहाँ शिवसेना कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं उद्धव ठाकरे के को यहाँ पर पीछे छोड़ते हुए शिवसेना को एकनाथ शिंदे ओवरटेक तो नहीं कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10 सीटों पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया अलायंस मिलकर अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर प्रदर्शन करने वाला है, सरकार बनाने वाला है। लेकिन क्या गठबंधन में यहाँ पर बीजेपी को मुश्किलें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना और इसके जो एकनाथ शिंदे गुट है और इसके अलावा जो अजित पवार की एनसीपी का गुट है, उसके पास उतनी पर्याप्त संख्या में संख्या बल मौजूद नहीं है। या राजनीतिक रूप से लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखा जाए तो अजित पवार गुट को महज 1 सीट मिलती है, इसके अलावा 7 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट को मिलती हैं, 9 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक रहा लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में आने वाले वक्त में एक तरफ कैबिनेट मंत्रालयों की मांग यहाँ पर एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी सहयोगी अड़े हुए हैं। यानी कि चुनौतियां दोहरी है बीजेपी के लिए, आसान नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति को साधना। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्रालय में शामिल रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुझे गलत एफिडेविट देने के लिए यहाँ से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अप्रोच किया गया, बड़ा ऑफर दिया गया और देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर सरकार को तोड़ने का काम किया और खरीद फरोख्त की गई। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर विपक्ष जो है वो एकजुटता की मिसाल देते हुए बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सियासी हाशिए पर लाने का प्रयास कर रहा है। सियासी हाशिए पर लाने के साथ साथ बीजेपी को उसी के घर में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में देखा जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2014 से 2019 तक बेहतरीन तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सरकार चलाई, मजबूत सरकार चलाई और 2019 के बाद जिस तरीके से 2 महाराष्ट्र के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दो फाड़ कर दिया गया, उसके बाद से भी लगातार बीजेपी अपनी मजबूती को बनाए हुए है। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार क्या सियासी समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सियासी जमीन बचा पाएगी। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी की जो सियासी जमीन है या बीजेपी का जो संगठन है, क्या वो इतना मजबूत हो गया है कि उसको साधते हुए तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो कमजोर या बीजेपी से जिनका पैमाना छोटा दिखाई दे रहा है, उनको यहाँ पर संतुष्ट कर पाएंगी? बड़े चैलेंजेस है। अब देखना यह होगा कि अमित शाह पर किए गए इस निजी हमले का पलटवार उद्धव ठाकरे पर बीजेपी किस तरीके से करती नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।